चलो तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। नहीं तो देखो यहाँ क्या है, फ्रांस की प्रथम अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है? किस क्रांति को फ्रांस का अभिव्यक्ति, प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? कि तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति है जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति सब जानते हैं कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। वहाँ का जो राजा था कौन था? लुईस 16वां। और इसी के खिलाफ फ्रांस में क्रांति हुआ था कब? 14 जुलाई 1789 में। और इसमें तीन बात पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी वहाँ नारा दिया गया फ्रांस की क्रांति में। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। अगला है बास्तिल किला का पतन कब हो गया? तो बास्तिल किला का पतन हो गया था 1789 में। बास्तिल किला का पतन 1789 में हो गया था। नेक्स्ट है मार्सिले। मार्सिले क्या था? तो मार्सिले था फ्रांस का क्या था? राष्ट्रीय गान। फ्रांस का राष्ट्रीय गान। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान था मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या था? मार्सिले था। और यहाँ देखो जो फ्रांस का मुद्रा था वो क्या था? लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे था। फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रे था। अब नेक्स्ट आगे है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानना है। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट था कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट जानकी था कहाँ का? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था और फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। और जब फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बना तो उसने एक संहिता बनाया, एक नियम बनाया जिसका नाम दिया नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। और इस संहिता के तहत जिसने क्या किया, जन पर जो आधारित विशेष अधिकार दिया गया था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन जैसे ही सम्राट बना वैसे उसने क्या काम किया? जन पर अधिकार, यानी कि जन पर आधारित जो लोगों को विशेष अधिकार मिलता था नहीं, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सबको क्या किया? बराबर किया। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? बराबर हैं। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया, यानी अपने अपने संपत्ति को रखने। पहले ऐसे था कि कोई, यानी कि नीचे कुल के जो लोग होता था वो संपत्ति नहीं रख सकता है, नहीं तो इसने संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया? सुरक्षित बनाया कि हर व्यक्ति क्या करता है? संपत्ति रखने का अधिकारी है और कानून के समक्ष सब क्या है? बराबर है। इसके साथ उसने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया? सुधार किया। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। और क्या किया? सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि 3 स्टेट में बटा हुआ था नहीं फ्रांस, तो जो फर्स्ट स्टेट में आता था सामंती व्यवस्था, इसी के अनुसार हर चीज होता था नहीं, ये लोगों से कर भी वसूलता था नहीं, तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को किससे की छूट दिलाया? भूदासों से छूट दिलाया। और जागीरदारी शुल्कों से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। और कारीगरों के श्रेणी संघ को नियंत्रण से क्या कर दिया? हटा दिया। कारीगरों को श्रेणी संघ के नियंत्रण से क्या कर दिया? हटा दिया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में मतदान करने का अधिकार किसको नहीं था? यानी कुछ ऐसा व्यक्ति था जिसको फ्रांस में मत देने का अधिकार नहीं था। तो किसको नहीं था? संपत्ति विहीन पुरुष, यानी जिस पुरुष के साथ संपत्ति नहीं होता था तो उसको मत देने का अधिकार नहीं था, यानी कि वो वोट नहीं डाल सकता था। इसके साथ साथ जितने भी महिलाएं हैं सभी को मत देने का अधिकार नहीं था, किसी को भी मत देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट की हार। अब देखो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का हार हो गया था 1815 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट की हार कब हुई? 1815 ईस्वी में। कौन से युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन बोनापार्ट की हार कौन से युद्ध में हुआ? वाटरलू के युद्ध में हुआ। वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई, जिसके चलते उसे एक समझौता करना पड़ा। कौन सा समझौता करना पड़ा? वीना समझौता। कौन सा समझौता करना पड़ा? वीना समझौता। और वीना में सम्मेलन हुआ कब? 1815 में। वीना में सम्मेलन हुआ 1815 में, जिसका अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख। जिसका अध्यक्षता किसने किया? मेटरनिख। मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके अध्यक्षता में वीना में सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, जिसके तहत वीना सम्मेलन के तहत क्या कर दिया गया? पुनः बुर्बो राजवंश को क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया। पुनः बुर्बो राजवंश को क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया। क्यों?
क्योंकि फ्रांस में किस वंश का पहले शासन था? बोर्बो राजवंश का था। और बोर्बो राजवंश को हटाकर नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस सम्राट बना था, नहीं। और जब 1815 ईस्वी में यानी कि इसका हार हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट का हार हो गया वाटरलू के युद्ध में, तो नेपोलियन को यानी कि फिर से कुछ समझौता करना पड़ा। समझौता क्या करना पड़ा? यानी बोर्बो राजवंश को फिर पुनः बहाल करना पड़ा। अगर देखो जो है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया था? तो नेपोलियन को हराया था किसने? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये चारों ने मिलकर, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये चारों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया था। समझ रहा है? और नेपोलियन को मजबूरी में कौन सा सम्मेलन करना पड़ा? वीना सम्मेलन में भाग लेना पड़ा, नहीं वीना समझौता करना पड़ा। वीना है कहाँ? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसने इसका अध्यक्षता किया। और फिर से पुनः यानी कि फ्रांस में कौन सा राजवंश का बहाली कर दिया गया? राजवंश का बहाली कर दिया गया। और वीना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वीना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः लागू करना। रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः क्या करना? लागू करना। राजवंश को बहाल करना, पुनः फ्रांस में राजवंश को क्या करना? बहाल करना। और क्या करना? जो फ्रांस ने जीता है क्षेत्र, जो फ्रांस यानी कि ने जो क्षेत्र को जीत लिया है, नहीं दूसरे क्षेत्र के दूसरे राज्यों के क्षेत्र को जीत लिया है, उसको फिर से क्या करना? मुक्त कर देना। उसको पुनः क्या कर देना? मुक्त कर देना। नेक्स्ट है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में। फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। इसके बाद जानना है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम क्या है? फ्रेडरिक सोरियू। कौन है? फ्रेडरिक सोरियू। तो फ्रेडरिक सोरियू था कौन? तो फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सोरियू था फ्रांसीसी चित्रकार था। इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाया था? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें यूरोप के सभी देशों के लोग को एक साथ नहीं दिखाया गया था, नहीं एक साथ दिखाया गया था। और उसने कब 4 चित्रों की श्रृंखला बनाया? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। और इसने एक समाज की कल्पना किया, जिस समाज को कहा जाता है यूटोपिया तो कल्पनादर्श। यूटोपिया कल्पनादर्श समाज की यानी कि कल्पना किसने किया था? तो फ्रेडरिक सोरियू ने किया था। तो यूटोपिया कल्पनादर्श क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था का यानी कि कल्पना करना जो वास्तविकता में धरातल पर उतारना संभव नहीं हो। समझ रहा है? एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसे वास्तविकता में धरातल पर उतारना संभव नहीं हो, उसे कल्पनादर्श या यूटोपिया के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल्पनादर्श या यूटोपिया जो है, इसका विचार किससे आया था? फ्रेडरिक सोरियू को आया था। अब देखो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? रूसो को। रूसो ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है सामाजिक उपबंध। रूसो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक उपबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो या तो सामाजिक उपबंध या तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से लेके आ सकता है। नेक्स्ट है विश्वकोश, एक ग्रंथ है। क्या है? विश्वकोश एक ग्रंथ है जिसका रचना किसने किया था? डिक्रो ने। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? डिक्रो ने किया था। एक पुस्तक है जिसका नाम है दी स्पिरिट ऑफ लॉ। दी स्पिरिट ऑफ लॉ। और इसका जो है रचनाकार कौन है? मोंटेस्क्यू। कौन है? मोंटेस्क्यू। अगला पढ़ना है कौन से व्यक्ति के बारे में? जोसेफी मैसिनी के बारे में। कौन सा? जोसेफी मैसिनी। तो सब जानता है जोसेफी मैसिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। इसने इटली के एकीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जो जोसेफी मैसिनी था इटली का एक महान क्रांतिकारी, इसने इटली के एकीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और जोसेफी मैसिनी का जन्म 1807 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जेनेवा में। जोसेफी मैसिनी का जन्म 1807 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। तो जोसेफी मैसिनी का जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। जोसेफी मैसिनी जो है शुरुआत में जो है एक संगठन से जुड़ा हुआ था जिसको नाम था कार्बोनारी। जोसेफी मैसिनी शुरू में कौन से संगठन से जुड़ा? कार्बोनारी संगठन से जुड़ा था। लेकिन लिगुरिया का जब युद्ध हुआ
किसका युद्ध? लिगुरिया का जब युद्ध हुआ तो विश्वासघात के आरोप लगाकर, इस पर किसका आरोप लगाया? विश्वासघात का आरोप लगाकर कार्बोनारी संगठन से जोसेफी मैसिनी को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। जोसेफी मैसिनी को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। इसके बाद जोसेफी मैसिनी ने दो संगठन की स्थापना किया। किसका किया? यंग इटली। इसके बाद जोसेफी मैसिनी ने दो संगठन का स्थापना किया, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संगठन की स्थापना किया 1830 ईस्वी में। तो बताओ यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना किसने किया? तो जोसेफी मैसिनी ने किया। कब किया? 1830 में किया था। 1830 में किया था। और जोसेफी मैसिनी का मानना क्या था? तो जोसेफी मैसिनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। क्या मानना था जोसेफी मैसिनी का? यह स्टेटमेंट है जोसेफी मैसिनी का कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। मेटरनिक ने जो है जोसेफी मैसिनी को क्या कहा था? मेटरनिक ने जोसेफी मैसिनी को कहा था कि जो जोसेफी मैसिनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मेटरनिक ने किसे बताया था? जोसेफी मैसिनी को। यानी कि मेटरनिक ने जोसेफी मैसिनी को क्या बोला था? क्या बताया था? कि हमारी समाज व्यवस्था का जो है सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन? जोसेफी मैसिनी है। जोसेफी मैसिनी है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के मध्य इटली कितने वर्गों में बटा हुआ था? 7 वर्गों में। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने वर्गों में बटा हुआ था? 7 वर्गों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 वर्गों में बटा हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 ईस्वी में। और इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाया था? काउंट कैमिलो दे काउट। काउंट कैमिलो दे काउट ने प्रमुख भूमिका निभाया था। अब है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए नहीं, पासा के चांसलर जो था बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया था? मोनोपॉली की नीति अपनाया था।